नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। राजनीति के कुरुक्षेत्र में बिहार से तमिलनाडु तक इस वक्त घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार बिहार की तर्ज पर देशव्यापी महागठबंधन खड़ा करने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनके ख्वाबों की नाव से घर का ही मांझी छलांग लगा गया। जी हां, जीतन राम मांझी अब मोदी मोर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। मांझी ही नहीं, बिहार के कई नीतीश विरोधी एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी का बिहार कोर ग्रुप इस पर माथापच्ची कर रहा है। वहां तमिलनाडु में ईडी ने मुख्यमंत्री स्टालिन के एक मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, तो उनके समर्थन में कई पार्टियां खड़ी हो गईं। एंटी मोदी मोर्चा स्टालिन में 2024 की एक उम्मीद भी देख रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। किसका कुनबा बढ़ रहा है, किसका कुनबा घट रहा है, इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। दुकान का मतलब होता है खरीद फोक्त, तो वो माफ़ करेंगे। खरीद फोक्त में वो लोग विश्वास करते हैं और यही किया है वो लोग। हम लोग कभी खरीद फोक्त की बात नहीं की है। मांझी महागठबंधन की नैया मझधार में छोड़ गए। बेटे संतोष सुमन ने मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल छोड़ा। बुधवार को मांझी मीडिया के सामने आए तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को जवाब दिया और लगे हाथ नीतीश कुमार का पुराना हिसाब किया। जब जीतन मांझी 9 महीना बिहार का मुख्यमंत्री रहा, कौन ऐसी गलत काम थी जिसके लिए उन्होंने गैर कानूनी गैर संवैधानिक कार्य करवा करके हमको बाध्य किए कि साहब हम मुख्यमंत्री नहीं रहे। बिहार के महागठबंधन की तर्ज पर नीतीश कुमार 2024 में मोदी के खिलाफ महागठबंधन बना रहे थे। 23 जून को पटना में एंटी मोदी मोर्चे की बैठक होनी थी, मगर मांझी ने बैठक से पहले ही गठबंधन में क्रैक डाल दिया। नीतीश चाहते थे कि मांझी अपनी दुकान बंद करें, वापस जेडीयू में आ जाए। पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए। अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है। जाहिर है नीतीश एंटी मोदी मोर्चा की धुरी बनने की फिराक में थे, मगर उससे पहले मोदी मैग्नेट असर करने लगा। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति रामविलास, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, जीतन मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये सभी अब एनडीए परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। देशव्यापी गठबंधन का सपना देख रहे नीतीश कुमार के लिए यह घर में ही बड़ा झटका हो सकता है। उधर मंगलवार की रात अचानक डीएमके विपक्षी एकता का सेंटर पॉइंट बन गया। स्टालिन के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने 18 घंटे लंबे एक्शन के बाद गिरफ्तार कर लिया। सेंथिल तो सीने में दर्द का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती हो गए, मगर दक्षिण की पार्टी के लिए उत्तर से समर्थन और सहानुभूति की झड़ी लग गई। इसमें कांग्रेस टीएमसी तो है ही, सबसे आगे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। इस सहानुभूति के पीछे डीएमके का स्ट्राइक रेट है। जयललिता की गैर मौजूदगी में स्टालिन की डीएमके ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 24 सीटें 2019 में अकेले जीती थी। 2024 में भी कमोबेश जमीनी हालात यही है। कोई चैलेंज नहीं है तो ये स्ट्राइक रेट और बढ़ने की उम्मीद है। लिहाजा स्टालिन को हर कोई अपने साथ देखना चाहता है। 24 से पहले 23 में महागठबंधन कितना जुड़ रहा है, कितना बिखरने की उम्मीद है और कहां पर एनडीए जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इस पर आगे बात करेंगे। मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। शहजाद जी स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। राजपूत साहब स्वागत है। राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। राजीव जी वेलकम। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास से हमारे साथ हैं। अरविंद जी स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता जुड़ेंगी हमारे साथ थोड़ी देर में। लेकिन हम बात करें अभी महागठबंधन की या एनडीए की, उससे पहले आज नीतीश कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी बात कह दी है। अब ये शिगुफा है या वो सोच समझकर किसी और इशारा कर रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार में करीब 5000 योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के एक प्रोग्राम में थे। वहां उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि ये योजनाएं जल्दी जल्दी पूरी करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चुनाव 2024 में ही होगा। कौन जानता है चुनाव पहले ही हो जाएं, कौन जानता है चुनाव इसी साल हो जाएं। सुनिए उनकी बात। तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए,
जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए ना। काहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना। हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है, पहले तो अपने पैनल में हम पूछते हैं कि इस बात पे कितना दम आप लोग देखते हैं। राजीव रंजन जी, नीतीश जी ने बात कही है तो यूं ही तो नहीं कही होगी, कह रहे हैं कि कौन जानता है चुनाव अगले साल ही हो, पहले भी हो सकता है, मतलब इस साल भी हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी देश के सबसे ज्यादा सुलझे हुए राजनेताओं में से एक है। एक अनुभवी राजनेता के तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का भी एहसास है। हर दिन के साथ डूबती नाव में अनेक सुराख होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी जी की अपरिहार्यता, उनकी स्वीकार्यता, उनकी ग्राह्यता और एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर जो उनकी पहचान रही है, आज काफी गंभीर नुकसान उस छवि को हुआ है। और ऐसे में वो अगर जल्दबाजी में चुनाव की बात करते हैं जी, तो कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। और राजनीतिक दल तो इन स्थितियों की तैयारी करते ही हैं। जब भी होगा हम तैयार मिलेंगे। और इस बार की चुनौती बहुत ही जबरदस्त है। 24 में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की वापसी कतई नहीं होगी। आप कह रहे हैं बीजेपी का ग्राफ इतनी तेजी से गिर रहा है कि चुनाव अभी करा ले तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। शहजाद जी, देखिए, जिसकी विपक्षी एकता की नाव से मांझी खुद ही चला गया हो, वो अब दूसरों की नाव में कितने सुराग गिनने लगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी विडंबना की बात नहीं है। और मैं तो कहूँगा, देखिए, बिहार में निर्माण होने से पहले ही पुल किस प्रकार से जल समाधि लेता है 1700 करोड़ का, वो तो हमने देखा ही है। परंतु विपक्षी एकता का सेतु जल समाधि कैसे ले रहा है, ये भी देखने मिल रहा है। अब मैं आपको ट्रेलर बताता हूँ। ओमर अब्दुल्ला का बयान आम आदमी पार्टी को लेकर आया, 1 हफ्ते की कार्यप्रणाली बता रहा हूँ केवल। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर यह हमला किया कि ये संविधान को कुचल रहे हैं। टीएमसी ने कांग्रेस को बोला बंगाल में आपकी एंट्री नहीं है। फिर किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा हुई कि 80 पे हम ही लड़ेंगे, बाकी के लिए कोई स्पेस नहीं है। आम आदमी पार्टी कटोरा लेकर कांग्रेस तक पहुंची तो कांग्रेस ने लात मारकर कह दिया ऑर्डिनेंस पर समर्थन नहीं मिलेगा। इस प्रकार की एकता के नाव में बैठे हुए लोग अब तेज रफ्तार से दौड़ना चाह रहे हैं, तो वो उनके मन की लालसा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की हो सकती है। परंतु अब मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, चेहरा तो कौन है ये कभी तय नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम चरित्र तो होना चाहिए, एजेंडा तो होना चाहिए। और क्या एजेंडा लेकर ये बार बार बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए, उसमें मेन इनका प्लैंक है सामाजिक न्याय। आज मैं आरजेडी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, पंजाब में केवल आरजेडी नहीं है, जेडीयू के हैं। जेडीयू, सॉरी, माफी चाहता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में मात्र 12% ओबीसी को जो आरक्षण दे रही है और वहां पर उनका 13% का अधिकार मारा गया है। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी ने कहा, ये जिसको संवैधानिक स्टेटस मिला है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? राजस्थान कांग्रेस पार्टी वहां पे सरकार चलाती है, 60 डिस्ट्रिक्ट में एक भी लाभार्थी ओबीसी रिजर्वेशन का नहीं है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? बताइए कि किस प्रकार से अलग अलग राज्यों में, पंजाब और राजस्थान के सवाल आप जेडीयू से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के बारे में बार बार अपने आप को सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बताती है, आज अति पिछड़े वर्ग का व्यक्ति तो उनको छोड़ ही गया है क्योंकि उनके अस्तित्व को मिटाना चाहते थे। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रोहिंग्या को बंगाल में ओबीसी वर्ग का आरक्षण दिया जा रहा है, 180 में से 118। जो सूची है वो मुसलमानों की, और जिस मुसलमान कहते हैं कि हमारे यहां जाति नहीं होती, उसके विषय में क्या स्टैंड है इन लोगों का? इन पार्टियों का कोई स्टैंड नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। हम अभी महागठबंधन की या इंडिया की चर्चा कर रहे थे ना। चलिए ठीक है, ये सवाल भी आपने उसमें जोड़ दिया। राजीव रंजन जी, आपने कहा इनकी नाव में सुराख हो रहा है। अभी ताजा सुराख तो लेकिन आपकी नाव में हुआ है, वो भी बिहार की नाव में हुआ है। जीतन राम मांझी छोड़ के गए हैं। इससे पहले कि आप 24 वाला कुनबा जोड़े, पुराना वाला कुनबा, उसको बचाने की बात सामने आ रही है। देखिए सौरभ जी, जहां तक हम पार्टी का सवाल है, एक व्यक्ति कभी हमारे साथ रहा और अब इनके पास चला जाएगा। दरअसल किसी भी चुनाव में किसी मतदाता समूह को प्रभावित करने की स्थिति न उनकी एनडीए में रही है और न यूपीए में रही है जी। फिर भी वो, चूंकि नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, कुछ लोग उनके साथ
हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई दलों का होना बहुत आवश्यक नहीं है, आपको जब हमने ही पहचान दी है तो आप अपने साथियों के साथ आ जाइए। मुझे लगता है जब देश में एक वातावरण बन रहा है तो फिर ऐसे दलों का बहुत मतलब नहीं होगा जो केवल इधर से बार्गेन करके वहाँ जाएंगे, वहाँ से बार्गेन करके यहाँ आएंगे। अब सवाल ये है कि मैं अभी शहजाद पूनावाला को सुन रहा था। देखिए, मैं एक बात से काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की जो ताज़ा कड़ी है उसमें ये पिछड़ा आयोग भी अब शामिल हो गया है, और उन्होंने तो अपने रिपोर्ट में बिहार की भी चर्चा की है। मुझे तो आज तक ऑन रिकॉर्ड कोई जानकारी नहीं है कि ओबीसी के किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिलने में कठिनाई हुई हो, उनके कल्याणार्थ योजनाओं का लाभ मिलने में उन्हें कठिनाई हुई हो जी। और अति पिछड़ी जाति तो अगर बिहार के सिवाय कहीं हो, जिसका दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जो धरती पर अवतरित होने के 45-50 वर्षों तक सवर्ण रहे, उसके बाद जबरन उन्होंने अपनी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल कराया। जी जी। अब उन्हें पिछड़ों की परवाह अगर इतनी ज्यादा है तो सबसे पहले जातीय आधार पर जनगणना की जो मांग है उसे स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं होगा। आरक्षण, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं के समय समय पर के जो बयान है, ठीक है, उन राजीव जी। बयानों की केवल मैं याद दिला देता हूं, एक बयान ने, संघ प्रमुख के एक बयान ने 2015 में इनकी दुर्गति करा दी। अच्छा चलिए ठीक है, तो देखिए जब ये ये इतना बातें कहेंगे, शहजाद जी देखिए तो वो ऐसा है कई पन्ने बार भी उधेड़ेंगे हम। डिबेट को एक विषय पर ही रखना पड़ता है, और ये जो इस विषय पर आपने छेड़ा, जिस पर वो आपको जवाब दे रहे हैं, इस पर तो पूरा एक अलग डिबेट करना पड़ेगा हमको, तब हम न्याय कर पाएंगे उस मुद्दे के साथ, बल्कि वो भी कम पड़ेगा। तो इस विषय को किसी और दिन के लिए रखते हैं। अभी जो बिहार में हुआ, क्योंकि बिहार में एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन की भूमिका बनाने के लिए मीटिंग 23 जून को होने वाली है, उससे पहले अभी जीतन राम मांझी जो है बिहार के गठबंधन को, महागठबंधन को छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये चर्चा हो रही है देश के अंदर कि भाई ये गठबंधन कितना बढ़ सकता है, और एनडीए जिसमें ये कहा जाता था कि अब कोई बचा नहीं, उसको दोबारा से एक नए सिरे से रिवाइव करने की कोशिशें हो रही हैं। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास जाना चाहता हूं। राजपूत साहब, बड़ी चर्चाएं हैं कि एनडीए में अब एक बार फिर बीजेपी पुराने साथियों को लाना चाहती है। इसमें जिक्र किया जा रहा है टीडीपी का, अकाली दल का साथ की बात की जा रही है। कर्नाटक में जहां भी इलेक्शन हुआ जेडीएस साथ आ जाएगी, ऐसी चर्चा की जा रही है। बिहार में हम पार्टी, मुकेश सहनी साहब की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी और एलजेपी पहले से। तो ये अभी आप लोग कहते थे हमने आइसोलेट कर दिया पूरे भारत में बीजेपी को, लेकिन वो धीरे धीरे सही ऐसा लग रहा है कि अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। सौरभ भाई, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा है कुनबा बढ़ाएं, परिवार के लोग बढ़ें। अच्छी बात है कि जिन पार्टियों को इन्होंने आपस में तोड़ा है, खंड खंड किया है, एक तरफ चाचा को रख दिया रामविलास जी के मरने के बाद, एक तरफ भतीजे को रख दिया, आपस में एक ऐसी खूनी दुश्मनी टाइप करा दी, एक कर लें। अच्छी बात है कि परिवारवादी पार्टियां, अगर ये जिनको ये परिवारवादी पार्टियां कहते हैं, चाहे वो जीतन राम जी की हो, चाहे रामविलास जी की हो, चाहे वो जनता दल एस हो, चाहे वो अकाली दल हो, अच्छी बात है। परिवारवाद पर के खिलाफ बात करने वाले परिवारवादी पार्टियों को साथ लेने की बात करते हैं, अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि ये तो वंशवादी है नहीं, क्योंकि इनके पास वंश नहीं है। जिनके पास इनकी पार्टी में वंश है वो सब वंशवादी हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो, और चाहे कैलाश जोशी जी हो, सुंदरलाल पटवा जी, मतलब तमाम ऐसे एक नहीं 1000 लोग हैं, जो क्या नाम अमित शाह जी हो, जिनका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। तो इनके पास हजारों की संख्या में जिनके पास वंश है वो वंशवादी हैं। तो ऐसे लोग कम से कम ये तो नहीं कह पाएंगे ना हम लोगों को कि हम लोगों की पार्टी परिवारवादी है। बढ़िया है, जाने दीजिए इनको। एक बात मैं बताऊं, दूसरी बात आपसे बड़ी महत्वपूर्ण है। एक पुरानी सी कहावत थी ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। आज की डेट में अगर ये लोग इतने परेशान नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी का पसीने से चेहरा चमक जाता है, पसीना मल लेते हैं वो लोग, और पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, तो बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, महंगाई खत्म नहीं हो रही, लेकिन डंका पूरा बज रहा है उनकी दुनिया में। तो अगर वो इस सारी चीजों में हैं तो इन सब बातों पे बहस करते क्यों हैं?
आज ये लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस बैजनाथ यादव का कुनबा पूरा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आ रहा, पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस में भगदड़ मची है, जैसे कर्नाटक की सॉरी पूरी मध्य प्रदेश की भाजपा में भगदड़ मची है, जैसे कर्नाटक की भाजपा में भगदड़ मच गई थी। तो इनकी भगदड़ को रोकने के लिए ये और इनके साथी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन इनके जो नोएडा मीडिया के साथी हैं वो सारे के सारे विषयांतर कर रहे हैं कि साहब जीतन राम मांझी, अब जरा जवाब देना भाजपा वाले, इनके परिवारवाद का क्या होगा? काहे को जीतन राम मांझी क्या बहुत बड़े वैसे नेता हैं, उनका बेटा भी वही, उनका खुद भी वही, रामविलास पासवान जी की सारी के सारी पीढ़ियां, चाचा भतीजा मामा ताऊ। नहीं ठीक है, परिवारवाद पर आप कह रहे हैं कि अब ये किस मुंह से ही आप पर आरोप लगाएंगे, लेकिन आप जीतन राम मांझी साहब को एक छोटा नेता बताकर, छोटे वर्ग का नेता बनाकर कुछ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं बिहार में? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है, मैंने कहा मसला है कि परिवारवादी पार्टी को अपने हाथ ले रहे हैं, ले अच्छी बात है, जीतन राम मांझी बहुत अच्छे आदमी, अभी इनके पास गए थे, पहले साहनी जी भी गए थे, दोबारा वापस आ गए थे, जब इनको फिर धोखा मिलेगा जीतन राम मांझी को, फिर ये छटपटाएंगे। चलिए अच्छा, आपके परिवारवाद वाले आरोप पर मैं जवाब देता हूं जी। पहले बताइए, देश भर में जिन जिन साथियों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कैसे परिवारवाद का आरोप बोलने का मौका दीजिए? सौरभ जी पहले एक राउंड सबसे बोलने का तो मौका दीजिए। रीना जी मैं आ रहा हूं, 1 vs 4 भी है, ये भी समझा दीजिए उनको। देखिए ऐसा है कि ये सुरेंद्र राजपूत जी की खासियत है, जब तक कोई उनके साथ रहता है वो शिष्टाचारी होता है, उनको छोड़ जाता है तो भ्रष्टाचारी हो जाता है, उनके साथ रहता है तो राष्ट्रवादी होता है, उनको छोड़ जाता है तो परिवारवादी हो जाता है। सुरेंद्र जी देखिए, आप तो कविता बहुत अच्छी आपको पसंद आती है, आपके लिए कविता लिख कर आया हूं, सुनिएगा जरा। देखिए, जिसे समझा था जन्मों का रिश्ता वो निकला लम्हा जवानी का, जिसे समझा था रिश्ता जन्मों का वो निकला लम्हा जवानी का, जिसे सोचा था हमने बर्फ की मजबूत जमाई वो तो बुलबुला था पानी का। ये आपका जो रिश्ता भी है ना, ये बुलबुला है पानी का। संपूर्ण क्रांति की भूमि आज संपूर्ण भ्रांति की भूमि बनी है, क्योंकि ना मिशन है ना विशन है, केवल फैमिली का प्रोफेशन है, केवल कमीशन है, एम्बिशन फॉर पोजीशन है, और मोदी से ऑब्सेशन है, इतना ऑब्सेशन है कि मीडिया को भी नहीं बख्शते। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे बताइए, संविधान को बचाने की लड़ाई तो आम आदमी पार्टी आई कटोरा लेकर ऑर्डिनेंस के लिए, समर्थन कीजिएगा। ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है डीएमके के खिलाफ, तो ये मनीष सिसोदिया के लिए कहिएगा कि विद्वेषपूर्ण हुई थी क्या, कि ये सही सलामत कार्रवाई हुई है मनीष सिसोदिया पर। और एक सवाल रीना जी, क्योंकि बोलने के लिए छटपटा रही है, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो भाई सुन लीजिए, अब नहीं विषयांतर हो रहा है, ठीक है, अब नहीं विषय पता चल जाएगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 2 दिन सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और जांच करो उसका। अब बताइए कि सोनिया गांधी पर आरोप गलत था या सोनिया गांधी भ्रष्ट है? रीना जी ये सवाल आपसे था इनका। दूसरी बात यह है कि विपक्षी एकता की बात जो होती है, जब जैसे आज ईडी की कार्रवाई हुई है तमिलनाडु के मंत्री के ऊपर, हम देख रहे हैं सारी पार्टियों के नेता कम से कम ट्विटर पर या बयान देने में उनके पीछे खड़े हैं, स्टालिन साहब के पीछे खड़े हैं। लेकिन जब आप मेज पर बैठेंगे 23 तारीख को, जब इस एकता को जमीन पर उतारने की बात होगी, तब उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे? सवाल वैसे इनका वाजिब है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई। देखिए सौरभ भाई, पता नहीं शहजाद भाई का कौन सा कांग्रेस के साथ डायरेक्ट इनकी कोई लाइन चल रही है कि इनको ज्यादा पता है, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे बेहतर ये जानते हैं। जहां तक बात विपक्षी एकता की है, उससे पहले आप सरकार की एकता की बात करिए ना, सरकार की यूनिटी की बात करिए। 2 लोग सरकार चला रहे हैं, उसमें से एक अपने आप को महामानव प्रूव करने में लगे हुए हैं, और दूसरे जो है वो सिर्फ विपक्ष पे अटैक करवा रहे हैं। 2019 में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और इस बार वो सारे के सारे 22 करोड़ लोग बुरी हालत में हैं, सब परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और मोदी जी को भी पता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यही कारण है कि बचे कुछ 1 साल में वो अपने बचे हुए फॉरेन टूर फिनिश कर रहे हैं, अपना महल बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मीडिया के साथियों से ये अनुरोध है कि आप ये तो पूछिए, रोज इस बात पे डिबेट होता है, विपक्षी एकता, डिबेट इस बात पे होना चाहिए ना कि सरकार ने पिछले 9 साल में इस देश को क्या दिया है। जुमलेबाजी और फोटो अपॉर्चुनिटी और रोज नए वादे,
हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा 9 साल में क्या दिया है सरकार ने? कुछ भी नहीं दिया है। इस समय आप देखिए महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी 4% पर चरम है। सीमा पे अब आप है। कहेंगे अब आंकड़ों एक की बात मौका करते हैं तो दीजिए। फिर रीना जी थोड़ा फैक्ट पर रहना पड़ेगा। अभी तो आंकड़े आंकड़ों आए की 2 दिन बात कर पहले। रही हूँ, आंकड़ों की बात कर रही जी। हूँ। आप देखिए गैस सिलेंडर का प्राइस देखिए, आप ठीक है, ये बोलिए। आप देखिए 30% युवा जो है इस समय बेरोजगार है। जी 90% देश जो है उसकी आय 25,000 से कम है। जी सेविंग्स ठीक है। सेविंग्स अब इन 30 सब years मुद्दों में पर आप all लोग time एक low हो है। पाएंगे ना? सवाल तो इतना है भाई, अगर नरेंद्र मोदी हम के लोग सामने नहीं। पूरे देश में एकता करके एक कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ये विपक्ष ने ही कही ना, इसीलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो आप कह रही हैं जी, कि इन मुद्दों सौरभ पर जो भी भाई, आपने गिना विपक्ष एक होगा ना? पूरा पूरा देश एक है। पूरा देश एक है। पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि जहां एक तरफ ये कहते हैं कि हमने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, तो मणिपुर में जो आग स्पेसिफिक लगी कोई हुई भी है सवाल वो का क्यों जवाब नहीं आप नहीं। बुझा पा रहे? अच्छा चलिए ठीक आप है। कह रहे उनमें हैं आरोप कि बहुत सारे हैं। चाइना एक बार से जरा कोई मैं नहीं आया। वाजपेयी जी को एक बार मात्र चर्चा में आने सौरभ भाई, दीजिए। खत्म चर्चा करने में आ जाएंगे, फिर आप दीजिएगा। बोलिएगा। मात्र 10 सेकंड, इसी पे आपको रेलेवेंट होगा। ये मात्र सारे 10 मुद्दे सेकंड। आपके लिए मात्र थे, 10 आपको सेकंड सबका जवाब देना मात्र है। 10 सेकंड, चलिए मात्र 10 बोलिए। सेकंड। खत्म करने लेकिन 10 दीजिएगा। सेकंड, हाँ बस 10 सेकंड में इन्होंने एक कहा, मिनट, एक सेकंड, शहजाद 10 भाई, सेकंड शहजाद रोकने भाई, में ना लग शांत हो जाए इनको जाइए, बस। जरा सुन 10 लीजिए। सेकंड, एक मिनट शहजाद रीना जी, भाई, बहुत सारे शहजाद आरोप भाई, आपने 10 लगाए, सेकंड जरा में जवाब ले लें। समाप्त एक मिनट करूंगा। बोलने तो देखिए अपनी दीजिए, अपनी बारी में बोलने बोलिए। तो दीजिए। रीना जी, आपने बोलने तो काफी सारे दीजिए। आरोप लगा लिए, जवाब भी तो लेने पड़ेंगे इनके। ठीक है, अब इन्होंने कहा ये अरे, कांग्रेस का वो- अधिकृत बयान, मैं आपको कोट कर रहा हूं, कांग्रेस लीडर्स अपोज सपोर्ट टू आप। ये इंडियन एक्सप्रेस में अजय माकन और संदीप दीक्षित का बयान छपा है। ठीक है। दूसरी बात ये कह रही है 9 साल की उपलब्धियां क्या है, तो बताता हूं मैं आपको। अभी नहीं, हमने- अभी नहीं। 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स बना दिए। आप मुझे 2 अस्पताल के नाम बता दो जो आपने कहाँ दिल्ली में बने बनाए हो। IIT? 2 अस्पताल के कहाँ बने नाम, IIT? मात्र कहाँ 2 बने अस्पताल IIT? के नाम पर। छोड़िए गिनाओ, महंगाई की बात गिनाओ, वो कर रही है गिनाओ। जिन्होंने पंजाब में गिनाओ, वैट, कहाँ डीजल और बने पेट्रोल पर IIT? अभी बढ़ाया कहाँ है। बने? वैट पंजाब और पंजाब में पेट्रोल चलिए, डीजल का बढ़ा है। नाम गिनाओ, एक बार वाजपेयी साहब, IIT अरविंद वाजपेयी साहब चर्चा में लाने, उनका कमेंट नहीं आया अभी तक। देखिए, आम रीना आदमी जी ने पार्टी कहा, गलत तरीके- रीना जी ने वो कहा दूसरों के काउंटडाउन, बीच में बोलती है। मोदी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया, अरविंद वाजपेयी जी। और अभी आपने नीतीश कुमार जी को सुन लिया, उन्होंने कहा कि तैयारी जल्दी जल्दी कीजिए, सब काम निपटाइए, कौन जानता है चुनाव इसी बरस ना हो जाए। हाँ, तो नीतीश कुमार ने ठीक बोला है, गलत थोड़ी बोला उन्होंने, बिल्कुल ठीक बोला। उनको अपने राज्य की स्थिति पता है, उनको अपने महागठबंधन की स्थिति पता है कि महागठबंधन के दल नाराज चल रहे हैं, एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, और राज्य का चुनाव वो कभी भी अनाउंस कर देंगे। ठीक बोला उन्होंने, बिल्कुल अपनी बात बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको सब जानकारी है। ये मांझी वाला एपिसोड जो आज हुआ है ये भी उनके संज्ञान में है, और कौन और जाने वाला है ये भी संज्ञान में। भाई नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। उन्होंने तो पिछली बार कहा था मेरा आखिरी चुनाव है, और इनकी राष्ट्रीय कार्य समिति में यह प्रस्ताव पास किया था कि नीतीश जो है वो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। उसके बाद और लोगों ने भी ये बात कहनी शुरू करी, नारे लगने भी शुरू करे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मना किया कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं। मेरा जवाब मतलब चले कहां से, मटेरियल से चले, और डिनाइल मोड में आ गए। डिनाइल मोड में आ गए। तो जब बिहार का गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं जी, तो देश के गठबंधन के लिए कौन उन पे रिलाई करेगा? वो बीजेपी के साथ कब पलट के चले जाए, इसको कौन इसकी गारंटी लेगा? 9 बार गए हैं, बीजेपी लालू, बीजेपी लालू, बीजेपी लालू। उनका तो रिकॉर्ड है, इतिहास है ना इस चीज का भाई। और राजनीतिक बड़े भारी धोखेबाज हैं। राजनीतिक धोखेबाज वर्ड यूज कर रहा हूं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, बीजेपी, लालू यादव, फिर बीजेपी, फिर लालू यादव, और अब फिर बीजेपी। वाजपेयी जी जरा ब्रेक लेना है मुझे, उससे पहले आपके बात का छोटा जवाब। राजीव रंजन जी, उन्होंने कहा राज्य का गठबंधन नहीं संभाल पा रहे, देश का गठबंधन बनाने चले। सबसे बड़ी बात तो है कि नीतीश कुमार जी को यह सौभाग्य तो प्राप्त है कि वो एक गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक कभी इनके नेता और इनके आदर्श को कहा जाता था, और पार्टियों को बदलना और गठबंधन को कुर्ता पाजामा की तरह बदलने का जो कीर्तिमान इनकी पार्टी का रहा है, इस देश का कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके साथ ये गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है, पहली बात। और पहले अपनी पार्टी देख लेना, मुर्गे की तरह लड़ा रहे हैं मोदी जी दोनों को, चचा भतीजा को। देख ले कि क्या है जमीनी हालत। हाजीपुर में इनके एक नेता लड़ रहे हैं, दूसरे निवर्तमान जो वर्तमान सांसद हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये किस लोजपा के हैं नेता, ये तो मैं कभी पैनल में समझ नहीं पाया, क्योंकि इनका एक ही काम है, एलजेपी कहीं रहे,
ये मोदी जी के साथ हैं, इसलिए इन्हें भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर जाना चाहिए। ये उस दौर में भी मोदी जी के साथ रहे हैं जब एलजेपी और चिराग पासवान जी बिल्कुल तटस्थ थे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कद हासिल करने के लिए वर्षों लगेंगे। एक केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य में 20 साल लगातार निर्बाध गति से अलग अलग गठबंधनों की अगुवाई करके जनता का विश्वास उन्होंने जीता है। किसी भी चुनाव के लिए नीतीश कुमार जी का नाम जीत की गारंटी आश्वस्त करता है जिस गठबंधन के वो नेतृत्व करता होते हैं। इसीलिए आप जितना भी आसमान की ओर देख करके, मैं नहीं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा, आप वो आचरण करेंगे, पलट कर आपके ऊपर आएगा। चलिए राजीवन जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आपने कहा नीतीश कुमार मतलब जहां वो खड़े हो जाएं जिस गठबंधन के आगे, वो जीत की गारंटी और उनके कद को छूने के लिए बरसों की तपस्या लगती है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इसके बाद इस बात का तो जवाब लेंगे। उमर अब्दुल्ला की बात आपको हम सुनाएंगे। उमर अब्दुल्ला यूं तो अभी विपक्षी एकता में ही गिने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमसे पहले बड़े दल जरा एक होकर दिखाएं, बड़े दल जरा एक साथ बैठकर दिखाएं। हमारी तो 6 सीटों वाले राज्य वाली हम पार्टी हैं, जो 40, 50, 100, 200 सीटें लड़ने वाले हैं, वो एक हो जाएं तब कुछ बात है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सब देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं आज विपक्षी एकता को लेकर, वहां दूसरी ओर एनडीए को एक बार फिर से खड़ा करने को लेकर कई अहम खबरें हैं। बिहार में जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया, बिहार की कई छोटी पार्टियां एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं। तमिलनाडु में मंत्री को गिरफ्तार किया गया तो सारे दलों ने खुलकर स्टालिन सरकार का समर्थन किया, डीएमके का समर्थन किया है। 23 तारीख को लेकिन जो बड़ी बैठक पटना में होने वाली है, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बयान दिया। उनका कहना यह है कि विपक्षी एकता को लेकर हमारे जैसे दलों से बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम छोटे राज्य की पार्टी हैं। जो बड़े दल हैं, जो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, उनका रोल अहम है, वो लोग एक होकर दिखाएं। इसमें जब हमारा रोल ही इतना छोटा है तो हमसे ज्यादा उम्मीद करने की क्या जरूरत। यूनिटी वो लोग पहले करें जिनकी 40-50 सीटें हैं। अक्सर बेशतर हमें यह देखने को मिलता है कि जिनकी 100, 200 सीटें, 50 सीटें हैं, वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। जो पहले 50, 60, 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं, वो थोड़ा सा हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम भी यूनिटी की बात कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ने वाले गोवा से सीट कैंडिडेट उठाते हैं, तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने वाला दिल्ली में कैंडिडेट खड़ा करता है। इससे कौन सी यूनिटी का हमें फिर मिसाल मिलता है। जिन लोगों का जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है, वो भी यहाँ बीच में जो है फड़फड़ाते हैं। पहली जो बड़ी पार्टियां हैं वो हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम छोटी पार्टियां जो है यूनिटी की बात कर सकते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अब उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी का अभी इन दिनों किधर रुझान चल रहा है, ये तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया वो वैलिड है कि विपक्षी एकता में बड़े दलों का साथ आना जरूरी है। अब उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी नाम लिया, ममता जी की ओर इशारा है उनका। उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली की बात की तो केजरीवाल साहब का भी वो जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सौरभ भाई, मैं उमर अब्दुल्ला की बात से सहमत हूं। उमर अब्दुल्ला ने ऐसी कोई बात नहीं की जो विपक्षी एकता को खंडित करे। उमर अब्दुल्ला ने तो स्पष्ट कहा कि बड़े दल यूनिटी दिखाएं, हम तो अपना बाद में आ ही जाएंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, वो यूनिटी देख लें। 23 तारीख को यूनिटी देख लेंगे उमर अब्दुल्ला साहब, और सारी की सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी उनको भी, और वो हमारे साथ आएंगे। नहीं, अब ये यूनिटी पे सवाल इसी पर है। अब उन्होंने जो 2 राज्य दिए उसी की बात करता हूं आपसे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर जो कुछ हो रहा है, आपकी पार्टी के नेता, लोकसभा में लीडर अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा जंगल राज है ममता जी की सरकार, राक्षसी सरकार है। मुझे बताइए इसके बाद एकता कैसे है? बिल्कुल होगी एकता, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं ग्राउंड लेवल पे और गांव का चुनाव, पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हर पार्टी को अपने वर्कर को चुनाव लड़ाना होता है। और क्या नाम, ये तो आजकल ये वितंडावाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है सौरभ भाई। गांव के चुनाव कब पार्टीबाजी में होते थे? आज आप बताओ, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप तो हिमाचल के भी चुनाव उठा लो, आप तो 90 से चुनाव देख रहे हो। 90 से चुनाव आप हमको बता दो कि जो पंचायत के चुनाव होते थे तो कब पार्टी पे होते थे? ये भी भारतीय जनता पार्टी ने नई दुश्मनी का सिगुफा कर दिया। ये तो ग्रामीण लेवल पे पार्टी के लीडर का है, चुनाव लड़ने, ये स्टेटमेंट आपकी पार्टी के नेता का है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि वो तो कह रहे हैं कि वहां हमारा वर्कर को मार रही, जान से खत्म कर रही टीएमसी।
अगर हम वहां पर ग्राउंड लेवल पर वर्कर का हम प्रोटेक्शन करेंगे, जो भी वर्कर के खिलाफ काम करेगा उस हम अपने वर्कर का साथ देंगे। इससे दिल्ली में बृहत्तर यूनिटी जो अगर हम आउटर उस पर है उसका कोई फर्क नहीं होता। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। मैं आपको पहली चीज बता दूं कि ग्रामीण चुनाव जो होते थे ग्राम प्रधानी के, ये कभी ये भारतीय जनता पार्टी ने ये नंगा नाच शुरू किया है। इस पर आपको सबको आज नहीं कल जब आप सच बोलने लगेंगे तब आप इस पर बहस करेंगे, और आप बहुत बड़ी बहस करेंगे, ये भी मैं बताऊं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परसों अमित शाह जी ने तमिलनाडु में एक भाषण दिया, उसमें कहा कि अगला प्रधानमंत्री के नाम हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री अब एक तमिल होना चाहिए। भाई बना दो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दिला करके किसी तमिल को। आज बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष आ गया उसमें। एआईडीएमके के जो इनके साथी हैं एनडीए के मिस्टर पनीर सेल्वम, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं। अब अमित शाह जी को और परेशानी, अमित शाह वो भी साधारण परिवार के हैं, गरीब तमिल हैं, उनको बना दें ये लोग प्रधानमंत्री, सारा वितंडा ही खत्म हो जाएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने इनर कंट्राडिक्शन से गुजर रही है, अमित शाह कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और तमिल आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। अब भारतीय जनता पार्टी पर कोई चर्चा नहीं। हाँ चलिए, ठीक है ना। और ये जो शहजाद भाई हैं, शहजाद भाई बड़े अच्छे इंसान, इनको विपक्षियों की सारी चीजें दिखाई देती हैं। हाँ। अगले आगड़े से लेके पिछड़े तक, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन शहजाद भाई ये नहीं बताते कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जिस आदमी के, वो जिस प्रतिपक्षी के गले लगे हैं उसकी पीठ में छुरा भोंका। चलिए ठीक है। अकाली दल की पीठ में छुरा भोंका इन्होंने, जनता दल यूनाइटेड की अच्छा, पीठ में ठीक है, छुरा ठीक, भोंका, ठीक, ठीक। शिवसेना की पीठ में छुरा भोंका इन्होंने। सुरेंद्र जी, जवाब मैं ले लेता हूं आपकी ठीक है बात। ना? अब आपको अब तमिलनाडु में अमित शाह के स्टेटमेंट में ये नजर आया कि वो नरेंद्र मोदी को वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री न रहे और कोई और प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आप चाहते हैं इस पर बहस होनी चाहिए, तो मैं ये छोड़ता हूं इनके ऊपर। बोलिए। देखिए, ऐसा है, कम से कम सुरेंद्र राजपूत जी ने कांग्रेस की तरफ से, देखिए सुरेंद्र जी, हाँ साफ साफ मैंने भी सुना वो स्टेटमेंट जी, कि मैं 6 मिनट सुनता हूं, मेरी बातों में 10 सेकंड दे दिया। बोलिए 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 सुरेंद्र जी, सुनिए। कम से कम ऑफिशियली कांग्रेस ने, अरे नहीं, आप पे इंटरप्शन नहीं कर रहा हूं सर, मैं सौरभ को कह रहा था। ठीक है, बोलिए। कम से कम कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता ने माना कि अगला प्रधानमंत्री भी बीजेपी ही बनाने वाली है। मैं तो इसका स्वागत करता हूं। हाँ, ये बात बड़ी विडंबना वाली है कि इनके यहाँ पर तो तमिल सुरेंद्र जी प्लीज सुन लीजिए। इनके यहाँ पर तो कई सारे तमिल कैंडिडेट्स हैं, पर उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि राहुल जी को दूर रखिए, उनका तो कोई अनुभव भी नहीं है। हमारी तरफ से स्टालिन जी जो तमिलनाडु से, वो हमारे विपक्ष के चेहरे होंगे, ये उनके मुंह से नहीं निकला। तो तमिल के प्रति कितना इनके मन में विद्वेष भाव है, तो वो आज सामने आ गया। देखिए सौरभ जी, ये तरीका सही नहीं। सौरभ जी, ये तरीका जवाब दे सकते हैं सुरेंद्र। मैंने पूरी बात सुनी, मैंने आपको बार बार ये कहा कि मेरा मौका आने दीजिए। आपने जब मौका दिया मेरी बात में हर लाइन में, सुरेंद्र क्या तरीका है भाई? अनुशासन का कोई मतलब नहीं है। कैसे बहस करेंगे? मैं आ जाऊंगा, आप बोल लीजिएगा, बोलिए। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है, एकता की बात हो रही है, चिच्चा भतीजे की बात हो रही है कि मोदी जी ने लोकपा के चिच्चा भतीजे को लुढ़वा दिया। अरे बताइए, लोकपा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चिच्चा भतीजा लड़ रहा है, उसमें मोदी जी गए? और राजस्थान में चच्चा भतीजा लड़ रहा है, उसमें मोदी जी गए क्या? और कर्नाटका में चच्चा भतीजा लड़ रहा है, उसमें भी मोदी जी का हाथ है क्या? अपने चच्चा भतीजों को एक नहीं कर पा रहे, अपनी पार्टी की इकाई को एक नहीं कर पा रहे, टूटी फूटी है हर जगह पार्टी है आपकी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी टूट फूट रही है। एक पार्टी को नहीं कर पाते, परिवार को नहीं कर पाते, देश को एक करने के लिए और देश के अंदर एकता बनाने के लिए विपक्षियों के साथ चले। परंतु एक सवाल का जवाब नहीं आता कि ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट करिएगा क्या? आप सपोर्ट करिएगा? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी विद्वेषपूर्ण है, उस पे एक जवाब नहीं देंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। अब चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पर। इनसे क्योंकि तमिलनाडु का जिक्र हुआ था, तमिलनाडु पे अमित शाह जी ने जो कहा, देखिए भाई, एक दिन ये तरीका इतना लंबा बोला। मेरा सवाल मुझे भी मौका दीजिए जी। रीना जी, मैं आ रहा हूँ, ये तरीका एक सवाल तमिलनाडु को लेकर के था। अमित शाह जी ने कहा भाई एक दिन तमिलनाडु का से होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए। आप लेकिन जो तमिलनाडु, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वहां पर, वो जो कह रहे हैं उससे कैसे आप सहयोगी दलों को बड़ा साथ लेने की बात करेंगे? उन्होंने तो जिक्र कर दिया कि वे पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्ट थे, एआईडीएमके नाराज हो गई, वो कह रहे हैं अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक अपने अपने साथियों को साथ रखने की बात है, मुझे एक बात बताइए, क्या किसी के साथ भी रिश्ता भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा? अकाली दल खुद अपने मन से गया। जेडीयू छोटी पार्टी होने के बावजूद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उनका वोट शेयर भी कम था हमसे। उद्धव सेना हमें छोड़कर गई, किस प्रकार से एक पूरा वोट लिया मोदी जी और फडणवीस जी के नाम पर और चली गई। उसके साथ जिसको बाला साहेब ठाकरे गालियां देते थे, आजीवन गाली दी थी, कहा था मैं हिंदुत्व के नाम पर अपनी शिवसेना बंद कर दूंगा, पर क्यों चले जाते हैं? बता रहा हूं ना, बता रहा हूं।
हूं, क्योंकि उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जन समुदाय का विश्वास हासिल करने में कामयाब होती है और जिस प्रकार की राजनीति वो करते हैं वो आउटडेटेड हो रही है। अब वो फिर अपने छोटे छोटे स्वार्थों को और कबीलों को। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये सुरेंद्र राजपूत जी किस बात पे खुश हो रहे हैं? ओमर अब्दुल्ला का तो पूरा का पूरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस कुर्बानी दे, बड़ी पार्टी बड़ी कुर्बानी दे। ये कुर्बानी मांग मांग के 400 वाली पार्टी को 200 वाली पार्टी बना रहे हैं और ये खुशी मना रहे हैं। चलिए एक जवाब सुरेंद्र जी, रीना जी इनके बाद एक जवाब ले लूं, उनके बाद आ रहा हूं। बोलिए सुरेंद्र जी। तीन चीजें हैं। कुर्बानी तो हमने देश के लिए दी है शहजाद भाई, 2 प्रधानमंत्री कुर्बान किए हैं और नेहरू गांधी परिवार के 39 साल लोग जो हैं जेल में रहे हैं। कुर्बानियां हम आगे भी देते रहेंगे, चिंता मत करो। हाँ, ये जरूर आप हमें बता दो कि जिन जिन पार्टियों के पीठ में आपने छुरा भोंका है, उद्धव को आप बार बार कहते हो, उद्धव ठाकरे साहब को साफ कहा था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आपके कान में आकर कहा था? और अब नहीं, ये आपके कान में आकर कहा था क्या? अब आपके कान में आकर कहा था? आप बताइए कि जिस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद नहीं रखा है, वो गठबंधन कितने दिन चला है? देवेगौड़ा की सरकार, आई.के. गुजराल की सरकार, 90 की दशकों की सरकार, एक तो सरकार बताइए जहां पर कांग्रेस ने चलाई है। अब जवाब सुनिए, मैं परेशान नहीं हूं सुरेंद्र जी, मैं हैरान हूं आपकी बातों से कि कोई कहता है कांग्रेस की कुर्बानी करेंगे और आप तो खुशियां मना रहे हैं। शहजाद जी बस अब प्लीज, आपने मेरे ख्याल से बदला लेना था, वो आपने ले लिया बीच में बोलने का। चिंता मत करिए, हम अपनी कुर्बानी भी देंगे। हम लोग आपकी तरीके से क्या नाम अंग्रेजों के दलालों की पार्टी थोड़ी है जो कुर्बानी की जगह पर कमीशन लेते हो, 60 रुपए की पेंशन लेते हो। ये सब हम नहीं करेंगे। रोम मानसिकता वाली पार्टी तो आप कुर्बानी देने वाले लोग, और अंग्रेजों को किसने अपना अध्यक्ष बनाया था ये भी इतिहास में दर्ज है। कौन अंग्रेजों को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर घूमता था वो भी दर्ज है। उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जूतों पीटा था सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता। ये किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेताजी ने अगर जूते से पीटा था तो नेहरू जी ने कैबिनेट में क्यों लिया भाई? नेहरू जी इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको जूतों से पीटा था, नेताजी ने उनको कैबिनेट में ले लिया। अरे छोड़िए ना, मुझे किसी एडवीना के इशारों पर चलने वाले प्रधानमंत्री की व्याख्या मत करवाइए। एडवीना के बातों पर चलने वाले प्रधानमंत्री की व्याख्या मैं यदि आपको मुंह छुपाने की सुरेंद्र जी और शहजाद जी है किसी नेता के बारे में, ये इतिहास, ये सारे के सारे लोग जिनका आपने जिक्र किया, इतिहास की किताबों में इनका नाम दर्ज है। इनके लिए कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो यहाँ पर हो रहे हैं। शहजाद जी आपके लिए भी ठीक है, आपको उनकी बात आपको बुरी लगी, लेकिन आप भी प्लीज अब इस बात को आगे ना बढ़ाएं, इस किस्म की बातों को आगे ना बढ़ाएं। ये आपको सुनने वालों को किसी को पसंद नहीं आ रही होगी। ठीक, एक मिनट, अब मैं रीना जी के पास जा रहा हूं। बार बार यहां पर ये 2-3 बार पूछ चुके हैं, फिर ये ऑर्डिनेंस पर साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, कांग्रेस साथ देगी नहीं देगी, फिर कैसे केजरीवाल उससे अब 23 वाली बैठक के बाद इसका तो निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा ना आपको भी रीना जी, कौन साथ है नहीं है? सौरभ जी, सब लोग साथ में हैं और आप देखिएगा सब लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो शहजाद पूनावाला और इनकी पार्टी हर समय हमें इतिहास में ले जाते हैं कि नेहरू ने ये किया, उसने ये किया, फलाने ने ये किया। अब इस देश के लोग जो हैं सवाल पूछ रहे हैं। शहजाद जी अब ठीक है, हो गई, अरे हो गई बात, वो कुछ और बात कह रही है, इसके रेफरेंस में नहीं कह रही जो यहाँ हुआ है। बोलिए रीना जी। देखिए, अब देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया? जो बड़े बड़े वादे दिए थे आपने, सबको घर मिल जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। अब 9 साल की ये जुमलेबाजी का अंत हो चुका है। पहले जो घर घर मोदी हो रहा था, अब बाय बाय मोदी शुरू हो चुका है। अच्छा। और ये बात बिल्कुल क्लियर है। गुजरात में जैसे हुआ था बाय बाय मोदी, वहां पे तो आईबी रिपोर्ट थी रीना जी, अरे दिया था शहजाद जी, और आप 2 अस्पताल गिनवा दो दिल्ली। अच्छा शहजाद जी प्लीज, बीच में नहीं, बीच में नहीं गिनवा दो, बीच में नहीं, चलिए 3 कॉलेज के नाम बनवा दो ना, जो बनाए। गलत बात है, गलत बात है, आपको मौका मिल रहा है बोलने का अपने टर्न पर।
देखो शहजाद, जी बोलो मैं रीना। भी कुछ ऐसा बोल सकती हूँ कि तुम्हें स्टूडियो छोड़ के जाना पड़े। रीना जी लेकिन प्लीज, मेरी आदत आप नहीं मुझसे है। बात कीजिए, मेरी बातों से आदत मुझे नहीं आप मुझसे है। बात नहीं कीजिए, लगता। मुझसे बात कीजिए रीना जी। मैं तो हमेशा अभी भी मैं इस ऐसे बात पे इत्तेफाक भारत रखता से हूँ। कोई आती पर्सनल हूँ, कमेंट नहीं, अभी भी आप लोग ऐसे सब भारत से सब लोग आती सीनियर हूँ लोग हैं अपनी जहाँ पार्टी। रीना जी आप मुझसे बात गंगा कीजिए। जमुनी तहजीब मानी नहीं, जाती है। कीचड़ में मैं सुअरों के साथ वैसे भी नहीं जाता हूँ। तो अगर क्या हो रहा है आपको शहजाद जी, किसी क्या संगत क्या में मतलब है इन नहीं बातों जाऊंगा। का, क्या मतलब है इन नहीं, वो बातों कह रही है मैं शांत स्टूडियो छोड़कर बैठिए। जाऊंगा तो मैं कीचड़ में शांत सुअरों के साथ बैठिए। थोड़ी का? जाऊंगा। ये कोई तरीका नहीं है बात करने नहीं का। नहीं, जैसे को तो बैठिए ऐसा ही आप। मिलेगा। शांत 9 साल में बैठिए 2 आप। अस्पताल के नाम बता दो रीना जी। शांत बैठिए आप मुझे शांत अरे कराने अपनी वाली कोई आप नहीं है। सबको पंजाब में पता है। महंगाई बढ़ा दी आपने, सबने उसका देखा जवाब है दीजिए आप आपके रीना जी। भाषण। आप मोदी जी को क्या बोलते थे? अरे वो रीना आप जी, कल आपने क्या सोनिया पहन गांधी के को बोलो जेल में जो डालने की क्या बात बोलते की। थे, हम सबने आपने वो तो बड़े वीडियो सारे देखा आरोप है। लगाए मुलायम सिंह यादव पर। आपने अपनी पार्टी लालू को बदली भ्रष्ट है, कहती थी आपने आप। अपना सब कुछ बदला है, हम नहीं बदलते। अच्छा, जो लालू जी बोलते भ्रष्ट आ है रहे कि थे, नहीं अभी है? तक सेम है। लालू जी भ्रष्ट है सौरभ कि जी नहीं को है? शांत कराइए। लालू जी भ्रष्ट है कि नहीं, शांत बताओ। कराइए कन्विक्टेड सौरभ जी। है शहजाद जी, आप शहजाद जी शांत कराइए। अब मुझे प्लीज लालू जी पर नहीं, मुंह ऐसे बंद हो बात जाती नहीं, है। ऐसे बात नहीं हो चलिए, पाएगी, ऐसे बात लालू जी भ्रष्ट है कि नहीं, ऐसे नहीं हो पूछिए ना। सकता, डिबेट कंडक्ट ही नहीं हो चलिए, सकता ठीक ऐसे। है, लालू जी भ्रष्ट है कि नहीं पूछ लीजिए। ना, ये कुछ आप पूछा, आपकी बारी आई, आपको 1 मिनट मिलता है, आपको जितने आरोप लगाने में लगाइए। लालू कोई जी रोक रहा है भ्रष्ट है आपको? कि नहीं बताइए। कोई रोक रहा है आपको उस वक्त बोलने से? को शांत लालू जी कराइए भ्रष्ट है कि जरा। नहीं बताओ। ये गलत बात है। कलमाड़ी के शागिर्द आ जाते हैं। कलमाड़ी की पार्टी को दामाद बनाकर आप बैठी हैं। शहजाद पुरावाला, आपको उनका स्टेटमेंट पूरा होने देना होगा। अरे आपको ऐसे आपको नहीं होगा सौरभ अरे जी। आपको उनका स्टेटमेंट क्या पूरा मजाक सुनना बना पड़ेगा, के ये कोई बात रखा है नहीं शहजाद है। ने? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, कलमाड़ी- आरोप लग रहा है दूसरी तरफ से, तो कलमाड़ी आप की पार्टी के साथ तो वो आप है। सुनिए और जवाब दीजिए। बिल्कुल दूंगा, पर ये वो कोई कलमाड़ी तरीका की नहीं पार्टी है। के साथ तो वो कितनी है। बार ये बोलते डिबेट रहेंगे? का कोई शिष्टाचार होता है, अगर सामने से भी कोई बोल रहा है बीच में, मैं उनको भी टोक रहा हूं, अनुशासन का पालन मैं उनको करके भी देख टोक लिया रहा हूं, मैंने। उनको भी टोक रहा हूं, लेकिन आपको भी मर्यादा में रहना ठीक है, पड़ेगा। मैं उनकी मर्यादा जितनी होगी उतनी ही दिखाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप जरूरत से ज्यादा बीच में बोल रहे हैं सबके, प्लीज। चलिए, उनको बोलिए, अपने बारी से शहजाद बोलिए। भाई, आपकी कितनी मर्यादा है ये हम सबको पता है, पार्टी में भी और पार्टी के बाहर रीना जी, भी। आप मुझसे बात इसलिए करें आप प्लीज, शांत अपना होकर पॉलिटिकल सुनिए। कमेंट पूरा कीजिए। जी, मैं बस ये बोल रही हूं सौरभ भाई कि पूरा देश पूछ रहा है कि 9 साल की जो जुमलेबाजी है उससे पूरा देश परेशान है। अब इनको बताना पड़ेगा कि पिछले 9 साल में इन्होंने क्या किया है। ठीक है। क्यों इस समय देश में इतनी बेरोजगारी है, क्यों इस समय देश में इतनी भुखमरी है कि देश के 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है। चलिए, ठीक यही है। कारण है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन लेना पड़ रहा है। वो मोदी जी जो कहते थे कि रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, वो मोदी जी आज बताएं कि क्यों पेट्रोल इतना महंगा है, गैस सिलेंडर इतना महंगा ठीक है। और रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट। आपने तो अभी पूरी दुनिया आपने को अभी पता कहा है। कि घर घर मोदी की जगह बाय बाय मोदी हो रहा है। 1 मिनट, मैं एक बार वाजपेयी जी को लूं, सभी पॉलिटिकल लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं। वाजपेयी जी, देखिए ऐसा है, इनको तो बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड। इन्होंने कस्में खाई थी, इनके लीडर ने कस्में सबको खाई बोलने थी, का माँ हक है की, सर। परिवार की। ये this is रीना जी, not नहीं, country. नहीं, रीना जी, अब आप बीच में बोल रहे हैं, आपके प्लीज लीडर- सुन लीजिएगा, आपके लीडर सुन को- लीजिएगा। अरविंद जी की आवाज है। आपके बीच में लीडर अरविंद जी को की आवाज सबने- है। और सबसे और ये इनकी पार्टी जो बनी थी ना, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए बनी थी कि लोकपाल लाके हम भ्रष्टाचार को कंट्रोल करेंगे। स्वच्छ आज क्या पोजीशन है, मतलब इनके 2 मंत्री जेल में और भ्रष्टाचार के आरोप में, और ऑर्डिनेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, ऑर्डिनेंस का सहारा ले रहे हैं। ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार तो हर सरकार को है, और वो सरकार को संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने का भी अधिकार है। किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हो? हाँ, ये कहिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, क्या ये कह सकते हो? अरे वाजपेयी साहब, जब ऑर्डिनेंस को जब कानून बनाया जाएगा, उसके खिलाफ लामबंद सबको करना, ये तो इनके अख्तियार में है कि नहीं है? बोला है सौरभ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैं है वही कि कह रहा हूँ, आप बिल्कुल कोई है, ऐसा कानून लेकिन नहीं वो ला सकते संवैधानिक है, जिससे कि वो संविधान का संवैधानिक है। basic देखिए सुनिए, structure change पैरा हो। नहीं, हाँ, बोलिए वह- अरविंद जी। देखिए उसी जजमेंट में, जो आपके केस में जजमेंट है, उसी के पैरा 95 में लिखा है कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। अगर सरकार कानून इस सब्जेक्ट पे बनाएगा तो उसके हिसाब से उसमें ये भी किया लिखा जाएगा। है एक कि तो ये बात है। सरकार कोई दूसरा ऐसा कानून संवैधानिक नहीं बना सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ऑल राइट, स्ट्रक्चर अरविंद जी, कमेंट प्लीज कंप्लीट अरे कीजिए। it रीना जी, would प्लीज be- it 15 would सेकंड be बात a होने तरीका है दीजिए। डिबेट का। देखिए सरकार को कानून बनाने का अधिकार ब्लैंकेट है, लेकिन उसकी स्क्रूटनी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। चलिए, अच्छा ठीक है, कहाँ फाइनल कर रहा कमेंट है? का वक्त है मेरे तो पास। अगर घर घर मोदी की सरकार जगह ने- बाय बाय मोदी का वक्त आ देखिए, चुका है। देखिए, देखिए, शॉर्ट ऐसा में। है, जिनकी अरे पार्टी इनके को कहने से थोड़ी हो जाएगा, इनके कहने से थोड़ी बोलिए, हो बोलिए, जाएगा। शहजाद। मोदी
जिनकी पार्टी को गुजरात में, कर्नाटका में, अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र, हरियाणा में नोटा का लोटा पकड़ाया गया है 2014 में, 19 में, वो बाय बाय मोदी की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, लालू जी को करप्ट बोलते थे ना, आज लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है। रीना गुप्ता, अगर हिम्मत है तो बोलो लालू प्रसाद यादव करप्ट है, और कैसे आप आरजेडी के गले मिल रहे हैं। और जो 9 साल के काम है ना, मैं आपको गिनवाता हूं, 48 करोड़ बैंक अकाउंट, 12 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ नल से जल। आप मुझे बताइए 2 अस्पताल के नाम, 9 साल में 2 अस्पताल के नाम, ये लगातार मेरे बीच में बोलती हैं। यदि प्रतिवाद मिलता है तो फिर रोने लगती है। उनको बोलो 2 अस्पताल के नाम दिल्ली में गिनवा दे 9 साल में, 2। चलिए ठीक, समय मेरे पास इतना ही था, आपकी बात का जवाब नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। शहजाद जी, सुरेंद्र जी, राजीव जी, अरविंद जी, रीना जी, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।